नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो बेसिक्स ऑफ डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे हमारे ईस्टर्न रेलवे में आईआरएस हावड़ा में एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। लेकिन डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को स्पेसिफिकली देखने के लिए आईआरएस हावड़ा में देखने के लिए उसके पहले हम उसके बेसिक्स को देखते हैं कि क्यों हमें डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि हम किसी भी इक्विपमेंट को जो रेलवे में यूज़ करते हैं ना, तो उसके इम्पोर्टेंस को देखा जाता है कि वाई इट इज़ यूजिंग इन रेलवे एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट। Now the topics which I am going to cover today, that is system of block working, absolute block system क्या होता है, essentials क्या है लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम के, क्यों ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में रिक्वायर्ड है, बेल कोड्स क्या यूज़ होते हैं, स्पेसिफाइड कुछ बेल कोड्स होते हैं जिसका कुछ स्पेसिफाइड मीनिंग होता है वो हम देखेंगे, जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के, इसके अलावा इंट्रोडक्शन, डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। नाउ सिस्टम कंपोजिशन देख लेंगे आज कि डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का कुछ हल्का सा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे सिस्टम कंपोजिशन का, और डबल लाइन ब्लॉक ऑपरेशन आज मैं कवर करने वाली हूँ। नाउ ऐसे एज पर GR एज वी ऑलरेडी नो 7.01 सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग जो है वो 6 टाइप का स्पेसिफाई किया हुआ है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम, ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम एंड वन ट्रेन ओनली सिस्टम। लेकिन हमारे इंडियन रेलवेज में ना 2 सिस्टम ही ट्रेन वर्किंग का यूज़ किया जाता है, एक है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और एक है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम क्या होता है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही ट्रेन अलाउड होता है ब्लॉक सेक्शन में एक ही टाइम पे। जैसे कि ये देखिए, ये है स्टेशन ए, दिस इज द स्टेशन ए एंड यस दिस इज द स्टेशन ए एंड दिस इज द स्टेशन बी। ओके, यहाँ पे ये स्टेशन ए जो है ये इसका LSS है, मींस एडवांस स्टार्टर है, और ये स्टेशन बी जो है ये इसका FSS है, मतलब होम सिग्नल है। तो इन दोनों स्टेशन के बीच में कोई सिग्नलिंग अरेंजमेंट तो होती नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक सेक्शन जो है ना इसमें कोई सिग्नलिंग अरेंजमेंट नहीं होता, कोई इंटरलॉक सिग्नलिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। तो इनमें ट्रेन का कंट्रोल किस तरीके से स्टेशन मास्टर करता है, तो इसी वजह से एक्चुअली ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो LSS है और ये जो FSS है इनको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इंटरलॉक किया जाता है। और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में जब तक कोई भी ट्रेन लाइन क्लियर मिलने के बाद यहाँ से मूव होते हुए इस ब्लॉक ओवरलैप को कवर नहीं कर लेती और पास नहीं हो जाती, तब तक नेक्स्ट ट्रेन जो है इस एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। दिस इज एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि in this system only one train is allowed into a block section at a time. Okay, and यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, train is required to pass a specified distance beyond the block section before it can be reported clear and another train allowed to follow. This additional distance is referred to as adequate distance. मतलब ये जो distance है ये actually इस adequate distance को block overlap भी कहा जाता है। क्यों block overlap कहा जाता है? Because it is related to block section. इस सेक्शन को भी क्लियर करना होगा ट्रेन को, तभी यहाँ पे ये स्टेशन बी जो है वो स्टेशन ए को दूसरी ट्रेन के लिए लाइन क्लियर दे सकता है। तो अब इसीलिए हमने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। क्यों? क्योंकि स्टेशन ए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्टेशन ए को गाड़ी भेजनी है स्टेशन बी में, तो स्टेशन बी से यहाँ पे बेल कोड भेजेगा स्टेशन ए, स्टेशन बी क्या करेगा, रिसीविंग स्टेशन है ये, स्टेशन बी इसको अगर यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल हुई तो ये लाइन क्लियर देगा, और तभी स्टेशन ए जो है वो अपने LSS को लोअर कर सकता है। उसके पहले वो अपने LSS को, अपने एडवांस स्टार्टर को लोअर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन की कंट्रोलिंग करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि असेंशियल्स ऑफ लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम। तो कुछ असेंशियल्स हैं जो हमारे GR में दिया हुआ है कि इट शैल नॉट बी पॉसिबल to take off the LSS to permit the train to leave a block station until line clear has been received from the block station in advance. जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि LSS को तब तक टेकन ऑफ नहीं कर सकता
स्टेशन ए, यहाँ पे स्टेशन ए था, यहाँ पे स्टेशन बी है। तो फॉर एग्जांपल ये सेंडिंग स्टेशन है और रिसीविंग स्टेशन है। स्टेशन ए सेंडिंग है और बी जो है वो रिसीविंग है। तो इट शैल नॉट बी पॉसिबल, ए जो है वो एलिसिस को टेकन ऑफ तब तक नहीं कर सकता जब तक बी जो है इसको लाइन क्लियर नहीं दे। ये एडजेसेंट दो स्टेशंस के बारे में बात हो रही है। नाउ एंट्री ऑफ द ट्रेन, जैसे ही ये ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में एंटर करता है ना, और इसका एफईटी, इसका फर्स्ट व्हीकल ट्रैक जो स्टेशन है उसका एफईटी जैसे ही उसने हिट किया, वैसे ही जो एलिसिस है ना वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस टू ऑन हो जाएगा। ये सेकेंड एसेंशियल्स है लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम का, ठीक है। नाउ थर्ड क्या बोला है कि लाइन क्लियर शैल नॉट बी गिवन बाय द ब्लॉक स्टेशन इन एडवांस। ये जो है ये स्टेशन बी जो है वो तब तक लाइन क्लियर नहीं दे सकता है जब तक जो ये ट्रेन भेजी गई थी ना, प्रीसीडिंग ट्रेन जो थी, वो ब्लॉक सेक्शन को, उसके ट्रैक्स को, जो एडजेसेंट ट्रैक्स है उसको क्लियर ना कर ले, और जो स्टॉप सिग्नल जो एफएसएस है, ठीक है, उसको क्लियर ना कर ले और ब्लॉक ओवरलैप को पास ना कर ले तब तक, और ये रिप्लेस ना हो जाए ऑन में, जब तक ये एफएसएस जो है, जो होम सिग्नल है, वो ऑन ना हो जाए, मतलब मींस रेड एस्पेक्ट ना आ जाए, तब तक ये दूसरी ट्रेन के लिए बी स्टेशन जो है वो ए स्टेशन ए के लिए दूसरी ट्रेन अगर उसको भेजना है स्टेशन ए को तो वो लाइन क्लियर नहीं दे सकता है बी। तो दिस इज द थर्ड एसेंशियल्स ऑफ लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम। ना अब हम देखते हैं कि मैंने तो आपको पहले ये चीज़ बताई है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट नहीं है ना दो ब्लॉक सेक्शन के बीच में, तो कंट्रोल करने का कोई वे ऑफ मींस नहीं है। तो इस वजह से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करेगा, वो इस एलएसएस, जो ये वाला एलएसएस है, इस स्टेशन के एलएसएस और एफएसएस के बीच में इंटरलॉकिंग एक अरेंजमेंट कर देगा, जिसकी वजह से हम ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं ब्लॉक सेक्शन में। स्टेशन मास्टर्स जो है वो ब्लॉक सेक्शन में कंट्रोलिंग इसी तरीके से कर सकते हैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ना एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, अब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में क्यों ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है ना, वहाँ पे हर 1 किलोमीटर में एक सिग्नल को प्लेस किया जाता है, और यहाँ पे एक और एसेंशियल होता है ऑटोमेटिक का कि पूरी तरीके से जो जितने भी ये सेक्शंस हैं, पूरा जो ब्लॉक सेक्शन है वो पूरी तरीके से, ब्लॉक सेक्शन भी नहीं, वो ऑटो सेक्शन कहा जाता है उसको, तो ये पूरे सेक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यूसली ट्रैक सर्किटेड होंगे या तो एक्सेल काउंटर होगा। तो जैसे जैसे ये ट्रेन मूव करेगी ना, वैसे वैसे एक्सेल काउंटर या ट्रैक सर्किट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पीछे के एस्पेक्ट जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ये कंडीशन नहीं होती है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में क्या होता है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन है, यहाँ पे कोई ट्रैक सर्किट वगैरह नहीं होते, यहाँ पे एक एलएसएस है, यहाँ पे एफएसएस है, यहाँ पे कंट्रोलिंग करने के लिए हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में आपको ज़रूरत ही नहीं है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की। ना यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए हमारा जो इंडियन रेलवे सिग्नलिंग इंजीनियरिंग मैनुअल है ना 18.1.1, इसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बोला गया है। सबसे पहले क्या बोला है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है, जितने भी सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है वो रॉबस्ट होने चाहिए, रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उनका। रॉबस्ट मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अप्रूव्ड टाइप होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम रेलवे में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो अप्रूव्ड टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे में कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना सेफ्टी से रिलेटेड है डायरेक्टली, और इसीलिए आरडीएसओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे के सारे जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट, रेलवे के जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके इक्विपमेंट्स की रैम्स को चेक करता है। रैम्स मीन्स रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सेफ्टी को वो चेक करता है, और इक्विपमेंट की क्वालिटी एंड एश्योरेंस को चेक करते हुए उस जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ पे हमको भेजता है, और वो अप्रूव टाइप होता है, ठीक है, इसीलिए उसको अप्रूव टाइप बोला जाता है बेसिकली। नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन सेक्शंस
जहाँ पे भी एसी वोल्टेजेस का इंड्यूस्ड है, मतलब एसी वोल्टेज है ड्यू टू पावर लाइन पैरेललिज्म, तो सूटेबल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विद अप्रोप्रिएट मेजर्स शैल बी प्रोवाइडेड एज पर सेक्शन। इसका मतलब ये है एक्चुअली जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो आरई एंड नॉन आरई दोनों के लिए सूटेबल है। जो हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आरई और नॉन आरई दोनों के लिए सूटेबल होते हैं। लेकिन जब हम आरई की बात करते हैं जहाँ पे 25 kV आ जाता है, वहाँ पे एसी वोल्टेजेस जो है वो इंड्यूस्ड होंगे और इस वजह से कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लगाए जाते हैं एज पर सेक्शन। इसलिए बोला है यहाँ पे कि जो भी अगर आरई है नॉन आरई में तो कुछ इतना ज़रूरी नहीं, नॉन आरई में तो कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आरई है तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगाए जाना ज़रूरी है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो शैल नॉर्मली बी वर्कड ऑन फिजिकल कंडक्टर्स वेयर रिक्वायर्ड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में ऑल्सो बी वर्कड ऑन रेडियो ऑप्टिकल फाइबर विद अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी फीचर्स। देखिए ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की गई है, लेकिन डीएलबीआई की जब आप बात करते हो ना तो डीएलबीआई सिर्फ पहले तो ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन रखता था, लेकिन अब रेलवे में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन को हटाया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर पे डीएलबीआई काम नहीं कर सकता। हाँ ऑप्टिकल फाइबर में काम कर सकते हैं, ओएफसीज में काम कर सकते हैं, जो हमारे अभी के जो जितने भी एसएस रैक है, ठीक है, और जितने भी अभी एक्सेल काउंटर्स हैं वो काम कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। यूएफएसबीआई है ये काम कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीएलबीआई की, नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक एनालॉग डेटा को भेजता है और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम किसी मीडिया को भेजते हैं ना तो वो डिसाइड करते हैं, मीडिया को भेजते ही हैं हम अकॉर्डिंग टू डेटा। अगर डेटा एनालॉग है तो हम डेटा को, जैसे हम क्वाड केबल यहाँ पे डीएलबीआई में यूज़ होता है और डीएलबीआई में माइक्रोवेव पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। ओएफसी को क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे डीएलबीआई में जो मीडिया मतलब हम भेजते हैं वो एनालॉग डेटा होता है और अगर हमको ओएफसी यूज़ करना है तो हमको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एसी-डीसी कन्वर्टर्स के थ्रू उसको भेजना पड़ेगा, तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। इसलिए ओएफसी जो है वो डीएलबीआई के साथ यूज़ नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप का एक इक्विपमेंट भी है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइटनिंग डिस्चार्जर जो है वो यूज़ करना होगा। जितने भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें लाइटनिंग डिस्चार्जर को यूज़ किया जाता है, वो भी एक अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन के साथ। जहाँ पे भी रिटर्न लाइन ड्राई को यूज़ किया जाता है वहाँ पे लाइटनिंग डिस्चार्जर को इंस्टॉल होना ज़रूरी है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये सेफ्टी देता है, जितने भी हमारे ऑपरेशनल या फिर मेंटेनेंस स्टाफ है उनकी सेफ्टी के लिए और हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। नाउ प्रिवेंशन ऑफ इरेगुलर ऑपरेशन, हम किसी को भी ऐसे एक्सेस नहीं दे सकते कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ भी इरेगुलर मीन्स कर दे, तो इस वजह से हम उसको ये पॉसिबल ना हो कि वो किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ कर दे या फिर कोई शॉर्टकट कर दे, अंदर एक्सेस कर ले, तो इसीलिए हम प्रिवेंट भी करते हैं इरेगुलर ऑपरेशंस को, ठीक है। नाउ लॉक इन एंड सीलिंग फैसिलिटी। नाउ यहाँ पे हम डबल लॉकिंग अरेंजमेंट रखते हैं। ये हमें पता है कि डबल लॉकिंग अरेंजमेंट क्यों रखा जाता है, क्योंकि एक जो है वो स्टेशन मास्टर के पास कंट्रोलिंग रहे, मतलब ऑपरेटिंग और एसएनटी डिपार्टमेंट जो है वो हमारे डीएलबीआई में डबल लॉकिंग अरेंजमेंट करते हैं। डबल लॉकिंग अरेंजमेंट जो है वो सेफ्टी को बढ़ाता है, इसीलिए डबल लॉकिंग अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, यहाँ पे अब क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट करना है हमको अपने इक्विपमेंट को, तो यहाँ पे एक एसएम की का प्रोविज़न भी दिया गया है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। डीएलबीआई का जो डायग्राम है उसमें आप देखोगे कि एक एसएम की करके प्रोविज़न है, ताकि अगर एसएम नहीं है उनके एब्सेंस में कोई मैनिपुलेट ना कर दे उस इक्विपमेंट को। नाउ टेलीफोन सर्किट को यूजली आइसोलेट किया जाता है। उसका रीज़न यही है कि अगर आप आरई एरिया है और अगर आप यूज़ कर रहे हो टेलीफोन सर्किट, लाइन सर्किट साथ में यूज़ करने की कोशिश करो तो बहुत ज़्यादा हमिंग आएगा, इंड्यूस वोल्टेजेस की वजह से काफ़ी हमिंग साउंड होगा और इसकी वजह से आप टेलीफोन सर्किट और लाइन सर्किट को साथ में यूज़ नहीं करते, उसको यूजली आइसोलेट करते हो, ठीक है। अच्छा, टेलीफोन सर्किट जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेलीफोन जो है वो किस टाइप का टेलीफोन यूज़ होता है, वो यूज़ होता है एक ब्लॉक टेलीफोन होता है, बीटी होता है, इसको बीटी बोलते हैं। ब्लॉक टेलीफोन जो है वो उसमें ना हॉटलाइन जैसा होता है, ये
हॉटलाइन जैसा होता है, मतलब उठाया एंड देन बात कर ली। इसमें आपको कुछ भी डायल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक पुश बटन भी होता है। वो पुश बटन क्यों दिया जाता है? जैसे ही वो पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, जैसे उस पुश बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही बात आप कर सकते हो। तो क्या रीज़न है उस पुश बटन को देने का? कहीं कहीं पे पुश बटन हर जगह, अभी तो हर जगह ही पुश बटन दिया जाता है। तो पुश बटन देने का रीज़न एक ही है कि बैटरी की ड्रेनेज को कम करता है। आपने जैसे ही उस बटन को पुश किया वैसे ही वो जो टेलीफोन सर्किट है उसमें वोल्टेज जाना स्टार्ट हो गया और आप बात करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए पुश बटन जो है वो बेसिकली दिया जाता है उसमें बैटरी की ड्रेनेज को कम करने के लिए, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। एक यहाँ पे हम बात करते हैं, अब जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसमें बेल पुश बटन रहता है जिसको हम बेल प्लंजर भी कहते हैं। ठीक है, बेल पुश बटन या बेल प्लंजर जो है वो बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है बेल कोड्स की एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे बेल कोड्स को एक्सचेंज करने के लिए बेल पुश बटन या फिर बेल प्लंजर भी जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों किया, इसको रिलायबिलिटी बढ़ाई है इससे। टेलीफोन से तो आप बात कर ही रहे हो, आप कुछ बेल कोड्स स्पेसिफाइड किए गए हैं स्पीडी ऑपरेशन के लिए। जैसे कि टेलीफोन में बात करने में तो टाइम लग रहा है, तो जैसे ट्रेन ऑन लाइन किया वैसे ही हमने क्या किया, 3 बेल बीट दे दिए, तो जो हमारा रिसीविंग स्टेशन है उसको पता चल गया कि ट्रेन ऑन लाइन हो गया है, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट को टीओएल में घुमा लेगा। तो इसीलिए बेल पुश बटन का भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। एक आइसोलेटेड पावर सप्लाई है। अच्छा, अगर हम बात करें कन्वेंशनल की, तो कन्वेंशनल में क्या होगा? कन्वेंशनल में होगा अलग से बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा, एक ब्लॉक लोकल के लिए और एक लगाना पड़ेगा ब्लॉक लाइन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम आईपीएस की बात करें तो आईपीएस में 3 मॉड्यूल्स यूज़ किए जाते हैं अलग से। एक ब्लॉक टेली के लिए एक करना पड़ेगा, आईपीएस में अगर हम बात करेंगे तो एक ब्लॉक टेली के लिए अलग से मॉड्यूल होगा। ठीक है, हर मॉड्यूल अलग अलग होगा। यहाँ पे ब्लॉक टेली के लिए होगा, ब्लॉक लोकल के लिए होगा और ब्लॉक लाइन के लिए भी अलग से मॉड्यूल लगाना पड़ेगा अगर आप आईपीएस यूज़ कर रहे हो। अब हम देख लेते हैं बेल कोड्स। सिग्नलिंग ट्रेन के लिए एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग में कुछ स्पेसिफाइड बेल कोड्स को यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आपने एक बेल बीट दी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉल अटेंशन और अटेंड अ टेलीफोन, 1 स्ट्रोक और बीट आप दे रहे हो। उसका मतलब अटेंशन को, जैसे हम सेंडिंग स्टेशन है उसको कोई ट्रेन भेजना है रिसीविंग स्टेशन को, तो वो एक बेल बीट देगा, वो अटेंशन को ड्रॉ करेगा, रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर के का अटेंशन ड्रॉ करेगा और रिसीविंग स्टेशन जो है वो टेलीफोन को अटेंड करेगा। तो ये भी 2 चीज़ है जिससे हम मतलब जो स्पेसिफाई करता है 1 स्ट्रोक बीट को। नाउ दूसरा अगर हम बात करें कि 2 स्ट्रोक्स अगर दिए हैं तो वो बोलेगा, मतलब जो सेंडिंग स्टेशन है वो इंक्वायरी कर रहा है, लाइन क्लियर चाहिए उसको, तो जो रिसीविंग स्टेशन मास्टर है वो टेलीफोन में बात करेगा या फिर वो उसको एक्नॉलेज करेगा। नाउ ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन, जैसे ही ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में एंटर हो गई तो जो सेंडिंग स्टेशन है वो क्या करेगा, वो 3 स्ट्रोक्स देगा कि भाई ट्रेन जो है वो एंटर हो गई ब्लॉक सेक्शन में, तो रिसीविंग स्टेशन को समझ में आ जाएगा, वो एक्नॉलेज करेगा। नाउ वो भी 3 स्ट्रोक से एक्नॉलेज करेगा। जैसे ही ट्रेन ब्लॉक सेक्शन जो है वहाँ से रिमूव आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन हो गया तो 4 स्ट्रोक जो है वो दिया जाएगा और ये एक्नॉलेजमेंट भी 4 स्ट्रोक से किया जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर, अगर लाइन क्लियर का कैंसिलेशन अगर करना है तो 5 स्ट्रोक्स जो है वो दिए जाएंगे और वहाँ से भी एक्नॉलेजमेंट में 5 स्ट्रोक्स दिए जाएंगे। अब टेस्टिंग के लिए अलग से एक बेल कोड दिया गया, दैट इज 16 स्ट्रोक का। टेस्टिंग कर रहे हैं तो 16 स्ट्रोक्स यहाँ से और रिसीविंग स्टेशन से भी दिया जाएगा। ना अगर हम बात करते हैं फीचर्स, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फीचर्स जो है नॉन कोऑपरेटिव टाइप का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। जो DLBI है ना, डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये नॉन कोऑपरेटिव टाइप होता है। देखिए, जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होते हैं कोऑपरेटिव, इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, सॉरी थोड़ा सा, कोऑपरेटिव, एक होता है नॉन कोऑपरेटिव। अगर हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं, कोऑपरेटिव की जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि TLBI जो है वो कोऑपरेटिव है।
सेंडिंग स्टेशन के कोऑपरेशन के बिना रिसीविंग स्टेशन जो है ना वो टीसीएफ कर ही नहीं, टीजीटी कर ही नहीं सकता। जो सेंडिंग स्टेशन है, सेंडिंग स्टेशन क्या करेगा, PV1 PV2 बटन को प्रेस करेगा। सेंडिंग स्टेशन PV1 PV2 बटन को प्रेस करेगा, TLBI की बात कर रही हूँ मैं। PV1 PV2 बटन को प्रेस करेगा। जो रिसीविंग स्टेशन है वो टीजीटी करेगा तभी जब ये यहाँ से कॉपरेशन देगा, सेंडिंग स्टेशन कॉपरेशन देगा। तो ये कॉपरेशन टाइप के, जो कॉपरेटिव टाइप के जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, काफ़ी टाइम ले लेते हैं, क्योंकि कॉपरेशन के बिना वो अपना काम ही नहीं कर सकते। इसी वजह से जो डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, इसको नॉन कोऑपरेटिव टाइप का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। सारे के सारे मैक्सिमम ऑपरेशन जो है, यहाँ पे लिखा भी है कि रिसीविंग एंड वाला जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे ऑपरेशन कैरिड आउट करेगा। जो कम्यूटेटर है ना, उसमें 3 पोजीशंस होती हैं। आगे चल के मैं दिखाऊंगी आपको कम्यूटेटर हैंडल। तो यहाँ पे एक होता है LB जिसको लाइन क्लोज्ड बोलते हैं, एक होता है LC और एक होता है TOL। ठीक है, तो अगर हम लाइन क्लोज से राइट साइड में रोटेट करेंगे तो LC हो जाएगा, लेफ्ट साइड में करेंगे तो TOL हो जाएगा। नाउ कंडीशनल TOL लॉकिंग होती है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें कंडीशनल TOL लॉकिंग की, तो वो क्या है एक्चुअली, वो हम अलग से उसको एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा बता देते हैं कि कंडीशनल TOL लॉकिंग की जब हम बात करते हैं तो ये लाइन क्लियर से जब आप डायरेक्ट TOL करते हो ना, तो इसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से ये कम्यूटेटर हैंडल जो है वो लॉक हो जाता है। और ये पूरी तरीके से जो लॉकिंग होती है, अगर मैं IRS की बात करती हूँ तो ये पूरी तरीके से मैकेनिकल लॉकिंग होती है, मैकेनिकल लॉकिंग होती है ये। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे ना। ऑपरेशन ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इजी होता है, इसका ऑपरेशन जो है वो इतना टफ नहीं होता, इजी होता है। लाइन करंट जो होती है इसमें वो 25 मिली एम्प्स होती है। एक्चुअली ये इसका जो वैल्यू होता है वो 18 टू 25 होता है। जो हमारा जो PR रिले है ना, पोलराइज्ड रिले, उसके लिए ये वैल्यू दी गई 25 मिली एम्प्स। नाउ सूटेबल फॉर बोथ RE एंड नॉन RE सेक्शन। तो RE सेक्शन है तो थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे, और नॉन RE है तो मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरहॉलिंग पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरहॉलिंग पीरियड जो है वो 7 ईयर्स होता है। अच्छा, ये ओवरहॉलिंग क्या होती है? ओवरहॉलिंग पीरियड इसका 7 ईयर्स होता है। बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हमारा जो DLBI है वो पूरी तरीके से एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, तो टाइम के साथ साथ वियर एंड टियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ओवरहॉलिंग 7 साल के बाद इसलिए की जाती है क्योंकि इसकी जो जैसे कुछ भी इसमें जो कनेक्शंस हैं वो लूज़ हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे वियर एंड टियर हो चुके हैं कुछ पार्ट्स, तो वर्कशॉप में भेजा जाता है 7 साल के बाद, और फिर वो इंटैक्टनेस वगैरह को चेक करके उसके इक्विपमेंट्स वगैरह को रिप्लेस वगैरह करके उसको हमको फिर से वापस यूज़ के लिए भेजा जाता है। तो दिस इज़ द कॉल्ड ओवरहॉलिंग। ना अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक है SGE टाइप बाइकुला मेक, एक है मॉडिफाइड SGE टाइप PTG मेक, एक है IRS टाइप हावड़ा मेक। अगर हम SGE टाइप की बात करते हैं तो SGE टाइप और IRS टाइप जो है ना, इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। ये अलग अलग वर्कशॉप्स हैं जो ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं, अलग अलग रेलवे के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो अगर हम बात करें SGE टाइप और IRS हावड़ा टाइप, तो इन तीनों में ही कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट और बेल असेंबली, इन सब का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो देखने में SGE और IRS जो है वो सेम टाइप का ही लगता है, लेकिन मॉडिफाइड SGE थोड़ा सा बड़ा दिखता है। उसका रीज़न यही है कि मॉडिफाइड SGE जो है उसमें जो कंपोनेंट्स है वो, जैसे कि ये SGE और IRS है ना, इसमें जो कंपोनेंट्स है वो बाहर रहते हैं, जैसे पोलराइज रिले है, बेल असेंबली है, बेल यूनिट है, ये सब बाहर रहता है। लेकिन अगर हम मॉडिफाइड SGE की बात करें तो उसमें सारी चीज़ें अंदर होने की वजह से इसको थोड़ा सा ये बड़ा दिखता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है ना। यहाँ पे हम डिफरेंस इसका देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है इन तीनों में वो कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट का होता है। यहाँ पे अगर बाइकुला की बात करते हैं तो ये फिंगर टाइप का एक कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे 6-वे सर्किट कंट्रोलर टाइप का आपको देखने को मिलेगा PTJ में। लेकिन अगर हावड़ा में जो ईस्टर्न रेलवे में यूज़ होता है, वहाँ पे ड्रम टाइप या डिस्क टाइप का सेगमेंट आपको देखने को मिलता है।
नाउ टेलीफोन और बेल सेट की बात करेंगे तो ये बाहर रहता है बाइकुला में, ये पीटीजे जो मॉडिफाइड है उसमें अंदर रहता है, और जो हावड़ा मेक है वो भी बाहर रहता है, यहाँ पे भी बाहर ही रहता है टेलीफोन और बेल सेट। अब पोलराइज रिले की बात करेंगे तो सेम ही चीज़ है। एसडी जो हमारा मॉडिफाइड जो एसडी है उसमें सारी चीज़ें यूजुअली अंदर रहती हैं, इंटरनली रहती है, और यहाँ पे ये तीन दोनों में एक्सटर्नल रहता है। ना डोर लॉक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बाइकुला और जो हावड़ा मेक है इन दोनों में मैकेनिकली लॉकिंग होता है, जबकि जो हमारा मॉडिफाइड एसडी है उसमें इलेक्ट्रिकली लॉकिंग होता है। एसएम लॉक की बात करेंगे तो बेल प्लंजर को ये नहीं लॉक करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। एसएम लॉक की बात करेंगे तो जब एसएम लॉक है मतलब की जो है वो आउट है, उस कंडीशन में बेल प्लंजर आप दबा सकते हो, लेकिन अगर मॉडिफाइड एसडी है तो उसमें आप बेल प्लंजर को भी प्रेस नहीं कर सकते, उसमें भी लॉकिंग इफेक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे ऑटो ट्यूएल बजर जो है वो इन दोनों में बाइकुला मेक और हावड़ा मेक में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन जो मॉडिफाइड एसडी है उसमें ऑटो ट्यूएल बजर, मतलब जैसे ही ट्रेन ट्यूएल में आई, ट्रेन और लाइन में आई, वैसे ही बजर बजना स्टार्ट हो जाता है, तो ये पीटीजे में प्रोवाइडेड किया गया है। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ डोर कॉइल, ट्यूएल लॉक कॉइल, तो डोर कॉइल भी सबका अलग अलग है, सबके रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइकुला मेक है तो 50 ओम है, पीटीजे है तो 48 है, और अगर हम अपने हावड़ा मेक की बात करते हैं तो 14.8 ओम्स है। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्किंग करंट ऑफ डोर कॉइल ट्यूएल लॉक कॉइल की, तो बाइकुला मेक में 200 मिली एम्प्स है, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे भी 250 है। रेजिस्टेंस बेल रिले का अगर रेजिस्टेंस देखें तो बाइकुला मेक में 500 है, लेकिन हमारा हावड़ा मेक और पीटीजे जो है वहाँ पे दोनों में ही क्या है 400 ओम्स है। वर्किंग करंट की बात करेंगे तो 20 मिली एम्प्स है, बेल रिले का वर्किंग करंट 20 मिली एम्प्स है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है। रेजिस्टेंस ऑफ बेल कॉइल का रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ 60 ओम्स है, यहाँ पे 48 ओम्स है, और यहाँ पे 30 ओम्स है। तो ये थोड़े कुछ डेटा है जो हमें थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है ना। यहाँ पे हम सिस्टम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो सिस्टम कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, ये नीडल है, ठीक है, ये टॉप इंडिकेटर हो जाएगा, ये बॉटम इंडिकेटर हो जाएगा, ये ऊपर वाला टॉप इंडिकेटर है और नीचे वाला बॉटम इंडिकेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ये कम्यूटेटर हैंडल है, और ये वाला येलो वाला जो पोर्शन है दैट इज बेल प्लंजर, और ये एसएम की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक हमको पता है, लेकिन ये एक्चुअली किस तरीके से अलग अलग चीज़ें में क्या क्या मैकेनिज्म्स यूज़ हुए हैं ना, किस तरीके से ये, अगर यहाँ पे हम बॉटम इंडिकेटर को घुमाते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर को हैंडल को घुमाने से हमारा बॉटम इंडिकेटर किस तरीके से रोटेट हो रहा है, किस तरीके से ये लाइन क्लियर में जा रहा है, और इसके लाइन क्लियर जाने से सेंडिंग स्टेशन का जो टॉप इंडिकेटर है वो लाइन क्लियर में जा रहा है, तो ये किस तरीके से हो रहा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम यही देखते हैं कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि नीडल टाइप विजुअल इंडिकेशन रहता है, बेसिकली ये जो है ये गैल्वो है, ये दोनों जो है ये टॉप इंडिकेटर बॉटम इंडिकेटर कुछ नहीं, इट इज़ नथिंग गैल्वेनोस्कोप है, ठीक है, जो वोल्टेज के करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है, कभी लाइन क्लियर में चला जाएगा, कभी ट्यूबवेल में चला जाएगा, तो ये कब कब जाते हैं वो हम देखेंगे ना। यहाँ पे कम्यूटेटर हैंडल है, बेल प्लंजर है, दिस इज बेल प्लंजर, और एक ब्लॉक बेल होती है, ठीक है, ब्लॉक बेल होती है जो यहाँ पे दिख नहीं रही है अभी फ़िलहाल, यहाँ पे ब्लॉक बेल भी होती है जो डोंग रहता है वो, और HMT सेट विद इंडक्शन कॉइल एंड कंडेंसर है, ठीक है। ये वो टेलीफोन है, एक्चुअली ये मैग्नेटो टेलीफोन है, उसके बारे में बात की गई ना। 3 पोजिशन पोलराइज रिले है, 3 पोजिशन पोलराइज रिले। अच्छा, इसको 3 पोजिशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इसका जो ऐसे टंग रहता है ना, ये से सेंटर में रहता है, तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग इसका टंग जो है वो रोटेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे है तो ये चला जाएगा लाइन क्लियर में, और यहाँ चला गया तो ये चला जाएगा TOL में,
तो इसीलिए इसको 3 पोजीशन रिले या फिर पोलराइज्ड रिले भी कहा जाता है। पोलराइज्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि करंट के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए इसको पोलराइज्ड रिले भी कहा जाता है। कम्यूटेटर हैंडल शैल बी प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रोमैकेनिकल लॉकिंग डिवाइस विद फोर्स ड्रॉपिंग अरेंजमेंट, जो कि हम देखेंगे विच शैल बी, जो मैंने पहले भी बोला कि जब लाइन क्लियर से डायरेक्ट ट्यूबवेल में करते हैं तब क्या होता है, कम्यूटेटर हैंडल लॉक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल लॉकिंग। ना यहाँ पे डबल लाइन ब्लॉक ऑपरेशन अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेंडिंग स्टेशन ए है, यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन बी है। सबसे पहले सेंडिंग स्टेशन ए जो है वो कॉल करेगा अटेंशन, 1 बेल बीट देगा, और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट उसको मिलेगा तो वो टेलीफोन अटेंड करेगा। यहाँ पे बेल, जैसे ही स्टेशन बी जो है उसको बेल मिलती है तो वो एक्नॉलेज करेगा अटेंशन को और टेलीफोन को अटेंड करेगा। स्टेशन नेम जो है दोनों शेयर करेंगे। स्टेशन नेम अगर सही है, करेक्ट स्टेशन में इनका फ़ोन जो है इनसे बात हुई है, तो लाइन क्लियर जिस ट्रेन के लिए रिक्वायर्ड है उस ट्रेन का नंबर देंगे, ठीक है, और लाइन क्लियर का डिस्क्रिप्शन देंगे, मतलब प्राइवेट नंबर दोनों बाद में एक्सचेंज करेंगे, दोनों साथ में प्राइवेट नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है ना। पहले हम बात करते हैं आफ्टर इंश्योरिंग करेक्ट स्टेशन टू विच लाइन क्लियर इज टू बी गिवन। ये क्या करेगा, ट्रेन का नंबर ये रिपीट करेगा, रिसीविंग स्टेशन का स्टेशन मास्टर ट्रेन के नंबर को रिपीट करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन को देंगे, और जैसी कंडीशंस जो हैं लाइन क्लियर की वो पूरी तरीके से सही है, सेटिस्फैक्ट्री है, कि उनको लगता है कि हाँ चलिए यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन हमारा क्लियर है, सारी कंडीशंस जीआर की फुलफिल हो रही है, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल की फुलफिल हो रही है, तो वो प्राइवेट नंबर देगा। और यहाँ पे स्टेशन ए जो है वो प्राइवेट नंबर रिपीट करेंगे, और फिर ये स्टेशन बी जो है, जो इनके जो स्टेशन मास्टर है वो बोलेंगे ठीक है, सेज इट करेक्ट, ये सही है। फिर ये कॉल अटेंशन देंगे, फिर से ये कॉल अटेंशन को एक्नॉलेज करेंगे। 9th स्टेप में बोला है कि ये लाइन क्लियर जो है उसके बेल कोड के साथ लाइन क्लियर की इंक्वायरी करेंगे, मतलब 2 बेल बीट देंगे, और यहाँ पे ये एक्नॉलेज करेंगे बेल कोड को, और फिर बेल प्लंजर को प्रेस करते हुए लास्ट बीट के दौरान यहाँ पे कम्यूटेटर हैंडल को लाइन क्लियर में घुमा देंगे। यहाँ पे ये कॉन्शियस ऑपरेशन दिया गया है, बेल प्लंजर को प्रेस करते हुए कम्यूटेटर हैंडल को रोटेट करना है। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि गलती से जैसे कि 2 बटन ऑपरेशन क्यों दिया गया है, कॉन्शियस ऑपरेशन के लिए, है ना। मतलब स्टेशन मास्टर गलती से अगर सिर्फ सिग्नल बटन दबा देगा तो सिग्नल जो है वो टेकन ऑफ नहीं होगा। रूट बटन एंड सिग्नल बटन दोनों को साइमल्टेनियसली दबाना होता है, 2 बटन कॉन्शियस ऑपरेशन करना होता है, तब जाके किसी भी सिग्नल को लोअर करा जाता है और रूट दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सेम कंसेप्ट को यूज़ करते हुए जब बेल प्लंजर को हम प्रेस करेंगे और कम्यूटेटर हैंडल को रोटेट करेंगे तब जाके लाइन क्लियर होगा, और इसकी वजह से जो बॉटम इंडिकेटर है रिसीविंग स्टेशन का वो लाइन क्लियर में चला जाएगा। और जब रिसीविंग स्टेशन का बॉटम इंडिकेटर लाइन क्लियर में गया तो टॉप इंडिकेटर, सेंडिंग स्टेशन का टॉप इंडिकेटर जो है वो लाइन क्लियर में चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। नाउ द एलएसएस इज टेकन ऑफ एंड ट्रेन प्रोसीड। जैसे ही एलएसएस टेकन ऑफ किया, ट्रेन ने प्रोसीड किया, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेन ने, अब यहाँ पे एलएसएस तब जो सेंडिंग स्टेशन है वो एलएसएस को टेकन ऑफ कर पाएगा और ट्रेन को प्रोसीड करेगा। जैसे ही ट्रेन पास हुई और एलएसएस का जो एफवीटी है, फर्स्ट व्हीकल ट्रैक जिसको बोलते हैं, एफवीटी को जैसे ही हिट किया, एलएसएस क्या हो गया, डायरेक्टली रिप्लेस टू ऑन, ठीक है, एंड एलएसएस लीवर को तब जाके हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब ट्रेन जो है वो ब्लॉक सेक्शन में एंटर हो गई। अब यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन बी क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन सिग्नल को। यहाँ पे इनने ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन सिग्नल दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लंजर को फिर इन्हें प्रेस किया रिसीविंग स्टेशन ने, और लास्ट बेल बीट जो बीट है उस मतलब ड्यूरिंग द लास्ट बेल बीट ऑन द जैसे ही लास्ट बेल बीट खत्म होती है उसी टाइम कम्यूटेटर हैंडल जो है उसको ट्रेन ऑन लाइन में कर देगा। बॉटम इंडिकेटर अब क्या करेगा, रिसीविंग स्टेशन का ट्रेन ऑन लाइन दिखाएगा, और कम्यूटेटर हैंडल जो है वो लॉक हो जाएगा ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन में। अब यहाँ पे टॉप इंडिकेटर उसी टाइम पे ट्रेन ऑन लाइन हो जाएगा सेंडिंग स्टेशन का। नाउ होम सिग्नल इज टेकन ऑफ फॉर द रिसेप्शन ऑफ द ट्रेन। अब जैसे ऐसा हुआ तो स्टेशन जो बी है, जो रिसीविंग स्टेशन है, वो अपना होम सिग्नल को टेकन ऑफ कर सकता है फॉर द रिसेप्शन ऑफ ट्रेन। और जैसे ही पूरी तरीके से ट्रेन कंप्लीट अराइव कर गई, मतलब एफएसएस को क्रॉस करते हुए एडिक्वेट डिस्टेंस जो ब्लॉक ओवरलैप है उसको क्लियर करते हुए जब ट्रेन आगे बढ़ गई तो हम होम सिग्नल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं रिसीविंग स्टेशन और
ट्रेन क्लियर द ट्रैक रिलीजेस द कम्यूटेटर हैंडल लॉकिंग। जैसे ट्रेन ने उस ट्रैक को रिलीज़ किया, जो ब्लॉक रिलीज सर्किट में जो ट्रैक लिया गया उसको रिलीज़ किया, वैसे ही कम्यूटेटर हैंडल जो है उसकी लॉकिंग भी रिलीज़ हो जाती है। और फिर ये अटेंशन सिग्नल देगा, रिसीविंग स्टेशन मास्टर अटेंशन सिग्नल देंगे, और यहाँ पे सेंडिंग स्टेशन जो है वो एक्नॉलेज करेंगे अटेंशन सिग्नल को, और यहाँ पे दे देंगे ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन सिग्नल। और फिर प्लंजर को प्रेस करते हुए लास्ट बेल बीट जैसी हुई वैसी टर्न द कम्यूटेटर हैंडल टू लाइन क्लोज, एंड बॉटम इंडिकेटर जो है यहाँ पे क्या हो गया, लाइन क्लोज पोजीशन में कन्वर्ट हो गया, लाइन क्लोज पोजीशन में चेंज हो गया। और जैसे ऐसा हुआ यहाँ पे भी क्या होगा, सेंडिंग स्टेशन ए में जो टॉप इंडिकेटर है वो लाइन क्लोज में चला जाएगा, और ट्रेन जो है वो आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम IRS हावड़ा मेक के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।